नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज से रिलेटेड जो है पैसेज देखेंगे। तो देखिए, सीटेट के पेडागोजी में जो हिंदी पेडागोजी आती है उसमें जो है आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश जो है पूछा जाता है, जिसका टोटल कॉम्बिनेशन होता है 15 नंबर का। ये 15 में से 15 आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, आप डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं जो तरीके बताऊंगा उसके माध्यम से आप जो है पैसेज जो है सही कर पाएंगे। तो देखिए, 7वां नंबर का पैसेज है, मैं 6 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 30 जो है पैसेज आपको कराऊंगा, टोटल 30 पैसेजेस मैं आपको कराऊंगा आपके एग्जाम होने से पहले। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। पैसेज के बाद आपको जो है कुछ हिंदी पेडागोजी के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 100 लाइक्स का जो टारगेट है, लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइएगा कि ये पैसेज इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से तैयार कर लें, डेली प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है आपका गलत करना मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पैसेज। देखिए, 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये है पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है पद्य। पद्य मतलब होता है इसमें गीत होता है, इसमें लय होती है, ये लय के रूप में होते हैं। बात यहां पे समझ गए। तो पहले जो है, अगर आप पद्यांश और गद्यांश को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड कर लो। पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं आपका वेस्ट करूंगा, ठीक है। पर ये आपके क्वेश्चन सही करने के तरीके हैं। पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लो, 6 के 6 क्वेश्चंस को देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो और क्वेश्चंस के जो कीवर्ड हैं उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद आप जो है पद्यांश को पढ़ना और फिर जो है पद्यांश को पढ़ते हुए उनकी छोटी छोटी लाइंस को जो है बना जा मतलब जो भी आप पद्यांश पढ़े, अगर आपको लगता है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपको तुरंत इसके नीचे लाइन खींच देना है, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप वो सीधे उसी लाइन पर आपकी नजर जाए। ठीक है, तो आइए एक एक करके पद्यांश को देखते हैं और पद्यांश को सॉल्व करते हैं और इसका मतलब जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डेली जब आप लगाओगे तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पे जो पद्यांश की जो लाइन लिखी है, सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूं, क्या इसी एहसास में जीऊं या जैसा भी हूं नन्हा सा। अब अगर इसकी पूरा व्याख्या हम करें तो सामने कोहरा घना है मतलब जीवन की कठिनाई से इसको जो है रिलेट कर रहा है कि जीवन में कठिनाइयां बहुत है, अंधेरा है, भ्रम है, मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। कोहरा फैला रहता है ना, तो इसी तरीके से हमारे जीवन में कठिनाइयां, भ्रम और अंधेरा चारों तरफ फैला है। और मैं सूरज नहीं हूं, मैं सूरज नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, इतना शक्तिशाली नहीं हूं जो अपने जीवन में रोशनी भर सके। ठीक है, उसके बाद क्या इसी एहसास में जीऊं, तो क्या मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए, होकर जीना चाहिए कि मैं सूरज जैसा महान नहीं हूं। क्या मैं इसी एहसास में जीऊं कि मैं सूरज जैसा महान नहीं हूं, है ना, या जैसा भी हूं नन्हा सा, या फिर मैं जैसा हूं छोटा ही सही, उसी रूप में मैं खुद को स्वीकार कर लूं। बात यहां पे समझ गए। अब आ जाते हैं अगली जो है गीत की व्याख्या कर लेते हैं। एक दिया तो हूं मतलब कम से कम एक छोटा सा दीपक तो हूं मैं, मेरे भीतर ही भी उजाला है। अब दिया तो उजाला करता है ना, तो मैं छोटा सा ही, लेकिन मैं भी तो प्रकाश भर सकता हूं किसी अंधेरे जगह में। तो क्यों ना मैं उसी की उजास में जीऊं। उजास का मतलब होता है लाइट, उजास का मतलब होता है चमक, लाइट। तो क्यों ना उसी की चमक में मैं जीऊं, इस छोटे से दिए की चमक में जीऊं। ठीक है, हर आने वाला जो क्षण है मुझे यही कहता है कि जो समय है और जीवन है मुझे लगातार यही संदेश देता है। ठीक है, यही चीज है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अरे भाई, तुम सूरज तो नहीं हो, हकीकत यह है कि तुम सूरज जैसे नहीं हो, इस चीज को स्वीकार करो। मेरे जीवन में यही कहता है, हर समय मेरा जीवन मुझे लगातार यही संदेश देता है कि तुम सूरज जैसे नहीं हो, इसे स्वीकार करो। और मैं कहता हूं ना सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूं। तो कभी भी इसे स्वीकार करा, सूरज नहीं, पर अपने गर्व से इस चीज को मानो कि तुम छोटे से दीपक तो हो
और प्रकाश तो तुम दे रहे हो, छोटा ही सही, लेकिन मैं प्रकाश तो दे रहा हूं। यहां पे बात समझ गए। जितनी भी है लौ मुझ में, जितनी भी लौ है, मतलब मेरे अंदर जितनी भी क्षमता, लौ को हम क्षमता कह सकते हैं, तो जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है, रोशनी है, सकारात्मकता है, मैं उससे अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को उससे लेकर जिया तो हूं। तो भैया जितना भी सब कुछ है मैं उसे जीवन में अपने सार्थक बना रहा हूं। तो कम से कम मैं उनमें से तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे। अब देखिए इसकी व्याख्या, कम से कम मैं उनमें से नहीं हूं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं। मैं कम से कम उन निराश लोगों में नहीं हूं जो अपने दिल की रोशनी बैठाए बैठे हैं, मतलब खुद जो बुझा दिए कि अरे यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अब क्या ही फायदा मेरे जीवन में बचा है ना, अब आशा ही छोड़ दिए। बात यहां पे समझ गए। हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। अब हर रात को अमावस मतलब अमावस में पूरा अंधेरा होता है ना, अमावस में पूरा अंधेरा होता है, तो पूर्ण अंधकार जिसमें जिसका अर्थ होता है निराशा। तो हर रात को निराशा वो बनाए बैठे हैं, ठीक है। उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, तो उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। और जो खुशियां, छोटी मोटी खुशियां जो आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, उनको भी आपने नष्ट कर दिया। उन संभावनाओं, मुट्ठियों में दबाने का मतलब होता है उन संभावनाओं को भी नष्ट कर दिया। यहां तक समझ गए। मतलब अगर हम इस पूरे पद्यांश की बात करें तो कवि कहना चाह रहा है सूरज न सही एक छोटा दीपक बनकर भी मैं दुनिया और खुद के लिए उजाला कर सकता हूं। मतलब यहां पे जो कवि कह रहा है वो आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कर रहा है ना। अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्म स्वीकृति और आशा का संकेत यहां पे देने का प्रयास कर रहा है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां तक समझ गए। इस कविता का स्रोत क्या है, इस कविता का प्रेरणा क्या दे रही है। तो देखिए ये कविता प्रकाश फैलाने की प्रेरणा नहीं दे रही कि रोशनी फैलाओ, टॉर्च लेकर के सूरज की रोशनी की बात नहीं, ये चलते फिरते रहने की बात। ये अपने जीवन में शक्ति, अपने जीवन में ऊर्जा भरने की, अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने की कविता जो है प्रेरणा दे रही। ऑप्शन यहां पे सी एक सही जवाब होगा। कोहरा किसका प्रतीक है। तो कोहरा का संबंध धुंध से नहीं है, अंधेरे से नहीं है, इसका संबंध निराशा से होगा। ऑप्शन यहां पे डी होगा। देखिए हालांकि निराशा से भी है और अस्पष्टता से भी है, क्योंकि जीवन में अगर मेरे अंदर जीवन में अस्पष्टता भी तो इसमें बताई जा रही है। तो आंसर, हालांकि मुझे जो ठीक लग रहा है वो आंसर डी यहां पे ज्यादा तर्कसंगत आंसर लग रहा है, ठीक है। सूरज किसका प्रतीक है। तो यहां पे सूरज जो सबसे शक्तिशाली है उसका प्रतीक है, ईश्वर का नहीं है, आशा का नहीं है, आनंद का नहीं है, सर्वशक्ति संपदा का प्रतीक है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। अमावस किसका प्रतीक है। तो अमावस को हमने यहां पे निराशा से जो है तुलना करी थी, तो फोर्थ का यहां पे ए सही जवाब होगा। परिवर्तन, विध्वंस और आलस का नहीं है, इसे जो है पूर्ण अंधकार जैसे निराशा का है, तो घनघोर निराशा का प्रतीक है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। मुट्ठियों में जुगनू दबाने का क्या आशय है। तो मुट्ठियों में जुगनू का मतलब होता है जो आपके जीवन में कुछ संभावनाएं थी उसको भी दबाए बैठे हो, इसी का मतलब है। मतलब उन खुशियों को भी पकड़कर नष्ट कर दे रहे हो, है ना। या फिर कह सकते हैं कि अपने सपनों को मार देना। तो यहां पे देखिए अपनी शक्तियों को उभरने ना देना। पांचवें का आंसर है दूसरों की शक्तियों को कुचलना नहीं, सब कुछ नियंत्रण में लेना नहीं, शत्रु पर विजय पाना नहीं, अपनी जो है शक्तियों को उभरने देना। मतलब अपनी खुशियों को बाहर ना आने देना और धीरे धीरे करके उसको मार देना। यहां पे बात समझ गए। किसी भी चीज में कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो प्लीज जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किसका पर्यायवाची है। ध्यान है आपको जो पैसेज मिलेगा इसमें आपको व्याकरण भी देखने को मिलेगी। आपको तद्भव तत्सम भी पूछ सकता है, इसमें विलोम शब्द भी पूछ सकता है, पर्यायवाची भी पूछ सकता है ना। इसमें सब कुछ आपको पूछेगा। एक टोटल 15 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन व्याकरण से देखने को मिल जाएंगे। तो दिनकर किस शब्द का पर्यायवाची है। ये शब्द है सूर्य। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पे डी है। सूर्य के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म कर देना, याद कर लेना। सूर्य के पर्यायवाची रवि है, रवि के बाद दिनकर है, दिवाकर है, ठीक है। जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं नोट कर लें। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, भानु, भास्कर और प्रभाकर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं जो अक्सर मेरे टाइम में एग्जाम में पूछते थे वो है मार्तंड।
मार्तंड किसका पर्यायवाची है? मार्तंड जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली, अंशुमाली किसका पर्यायवाची है? तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपका पद्यांश पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 7 से 15 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो गद्यांश से रिलेटेड होंगे। सेम चीज वही करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, है ना, आगे फॉरवर्ड करके आप पहले क्वेश्चंस को देखो और फिर उसके बाद अपना गद्यांश पढ़ो। गद्यांश में क्या होता है, इसमें लय नहीं होती, ये जो है एक कहानी के रूप में होती है। कोई भी कहानी होती है, चाहे किसी भी चीज की, इतिहास के किसी भी पन्ने की एक कहानी को लेकर के उसके संदर्भ में क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं, ठीक है। और गद्यांश से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल इससे 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और उससे पद्यांश से 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए, ये 9 क्वेश्चंस बिल्कुल 100% आपके सही होने चाहिए। आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है और उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थक गए हैं। ठीक है, थके नहीं है मतलब एक तरीके से, ठीक है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ठीक शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती, क्योंकि इसे भोर का तारा कहते हैं, सुबह ही दिखता है ये तारा। हमने अक्सर पढ़ा होगा, जब हमने ग्रह पढ़े हैं तो हम कहते हैं ना कि हम कुछ ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। उनमें से शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं, सुबह सुबह ये दिखने वाला तारा होता है, उसके बाद ये नहीं दिखता। इसी तरीके से भाई महादेव जी हैं, वो आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसे ही आभा से हमारे आकाश को जगमग और देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का भाव पालन करने के लिए इसी धरती पर जन्मे महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। ठीक है, किसका नाम हो रहा है? महादेव देसाई, जो कि गांधी जी के मंत्री थे। ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कहां लाइन करनी है। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिष्टी खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे और वर्ष 1917 में वो गांधी जी के पास गए थे और गांधी जी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया था। उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंपा और 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब आते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यहाँ पे पंजाब है, किसको गिरफ्तार किया? गांधी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया। गांधी ने इसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। 1929 में महादेव भाई देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कौन दुलारे बने? महादेव भाई बने थे, ठीक है। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के दौरान जो फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के अंतर्गत उम्र कैद की सजा दी गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया। कहां भेजा गया? काला पानी की सजा दी गई है। अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आपने पैसेज पढ़ लिया। अब देखिए, महादेव जी स्वयं के परिचय में किस शब्द का प्रयोग नहीं करते थे? बाची भिस्ती हमपाल, यहाँ पे पुत्र शब्द का उल्लेख नहीं देखने को मिल रहा है। आपने एक शब्द देखा होगा, पूरा तीनों एक शब्द मिलके देखने को मिले, ठीक है। गद्यांश में महादेव जी की तुलना की गई थी, किससे की गई थी? तो महादेव जी की तुलना शुक्र तारे की तरह की गई थी, क्योंकि शुक्र जैसा तारा जो भोर का तारा है, प्रकाश फैलाने वाला तारा था, है ना। महादेव जी की आभा को भी इसी रूप में जो है बताया गया है, ठीक है। ना कि चंद्रमा, ना कि सूर्य, ना नक्षत्र से लेना देना। ऑप्शन यहाँ पे सी है। आपने पैसेज में पूरा पढ़ा है कि शुक्र शुक्र की बात हो रही है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया, वाक्य से तात्पर्य है किसको पहचान लिया? किस चीज की पहचान की थी? तो लेखनी को पहचाना, या उनकी खूबियों को पहचाना, या पुरानी मृतता को पहचाना, या स्नेहिल व्यवहार को पहचाना? तो यहाँ पे गांधी जी ने उनकी गुणवत्ता, उनकी क्षमता को पहचाना था, उनकी खूबियों को पहचाना था। आंसर हो गया ऑप्शन बी।
किस वर्ष में महादेव जी ने अपने कार्यों से अपनी पहचान बना चुके थे? तो महादेव जी अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाए थे, वो था 1929 तक, जहाँ पे देश दुनिया के जो है कोने-कोने में वो भ्रमण किए गए और लोग जो है उनको पहचानने भी लगे। ठीक है? तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा। गद्यांश में काला पानी शब्द क्या है? तो काला और पानी शब्द है, ये एक प्रकार की सजा है। ठीक है? सजा दी गई थी। यहाँ पे रखा जाता था जो बड़े कैदी होते थे, राजनीतिक कैदी होते थे, क्रांतिकारी होते थे, जिनको उम्र कैद की सजा दी जाती थी, उनको रखा जाता था, काली पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है? ऑप्शन यहाँ पे बी है। अब जैसे आपसे पूछ ले क्या काला पानी में, है ना, विशेषण और विशेष क्या है? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब आप मुझे बताइएगा काला पानी में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है? मैं आपसे कमेंट करवाना चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जरूर दिया करें। एक तो पहली बात तो आंसर देने से आपके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी बात, टीचर को भी पता चलता है कि जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो क्या समझ रहे हैं, कितना उनकी समझ बेहतर हो रही है। अगर उनको लगता है, टीचर को मुझे ऐसे मुझे लगेगा कि और आपको बेहतर और से और बेहतर जो है व्याकरण की ज़रूरत है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी देने लग जाऊंगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं? ठीक है, बात यहां पे समझ गए। गांधी जी को कहां पर गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था पलवल स्टेशन पे, मैंने आपसे बताया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। और शब्द समुच्चय बोधक है। तो देखिए, ये किस और शब्द जो है किस चीज का समुच्चय बोधक है? तो ये संयोजक जो है समुच्चय बोधक है, जहां पे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो है ये समुच्चय बोधक है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। कानून के तहत के स्थान पर कौन सा पद प्रयुक्त हो सकता है? तो कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था, या ऐसा समझ लिए तो कानून के दांवपेच नहीं, कानून की भाषा नहीं, कानून की धारा नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन एक, कानून के अंतर्गत जो है यहां पे एक शब्द जो है प्रयुक्त किया जा सकता है इसकी जगह। विशेषण और विशेष का संबंध जो है किससे है? तो अगर हम विशेषण विशेष की बताएं तो यहां पे सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, जहां पे तेजस्वी जो है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और तारा जो है ये विशेष है। चलिए, अब देखिए यहां पे आपका टोटल 15 क्वेश्चंस जो है कवर होते हैं। अगर डेली इसको अभ्यास करेंगे तो ये 15 में से 15 आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पेडागोजी की ओर। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के रूप में देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय की दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। अध्यापिका अपना विद्यार्थियों को किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो देखिए यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास कर रही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए सही जवाब होगा। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो देखिए, व्याकरण के अगर शिक्षण की बात करें तो प्रक्रियात्मक ज्ञान यहां पे होगा यह जानना कि व्याकरणिक जो है प्रश्न को कैसे किया जाए, ना कि नियमों को जानना, ना कि तत्वों को बारे में जानना, ना कि संस्कृति को जानना। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो संकेत जो है भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। संकेत भाषा जो है प्राकृतिक भाषा है, ये भी सही लग रहा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो देखिए, कोई भी भाषा हो उसकी अपनी एक व्याकरण होती है। व्याकरण का मतलब होता है उसका एक नियम होना, नियमबद्ध होना, नियमों के तहत चलना। तो संकेतिक भाषा भी नियमों के तहत ही चलती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी संकेत दे दिया, तो ये नियमों के तहत। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन यहां पे गलत है। त्रिभागा सूत्र के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही है? तो देखिए, त्रिभागा सूत्र में अगर हम देखें तो अंग्रेजी या हिंदी घर की भाषा या स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में है। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है।
तो आंसर यहां पे ऑप्शन डी। त्रिभागा सूत्र में मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में जोड़ी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस कथन को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे वो विशिष्ट जानकारी, किस कुछ उसको जानकारी ढूंढनी है, तो न्यूज़पेपर वो सरसरी तेजी तेजी से देख रही होगी, है ना। और चूंकि उसको विशिष्ट जानकारी देखनी है तो आंसर होगा यहाँ पे बारीकी से पठन करेगी। ठीक है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी लिख पढ़ने से पहले उसके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कहा। मतलब कहानी पढ़ाने से पहले उसने एक जो है प्रश्नोत्तरी जो है सभा तरीके से बनाई कि भैया है ना। यहाँ पे अध्यापक का क्या मंतव्य है, उसका मन क्या कह रहा है? 21वें का आंसर देखिए। तो देखिए ये क्या कर रहा है, टीचर बच्चों में उस टॉपिक को लेकर के वो हाइप पैदा करना चाह रहा है, मतलब रुचि पैदा करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो अगर भाषाई कौशल की बात करें तो सबसे सबसे बेहतर तरीका यह है कि केवल लिखित परीक्षा से नहीं होगा, एक समय पे एक ही कौशल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चुनौती और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कक्षा में मौजूद बहुभाषिता क्या है? तो बहुभाषिता मतलब क्या है कक्षा में मौजूद? तो देखिए कक्षा में मौजूद जो बहुभाषिता होती है उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे एक जटिल और कठिन चुनौती नहीं मानना चाहिए, ये बाधक भी नहीं है, ये एक संसाधन के रूप में है। तो देखिए एक क्लास में एक हिंदी बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक पंजाबी बोल रहा है, एक अन्य भाषा का ज्ञान रखता है। अब क्या है, बच्चे एक दूसरे को देख करके वह भाषा का अनुकरण करेंगे और भाषा सीखेंगे। तो जब हमने ये भी एक बात बता दें कि जिन बच्चों में दो भाषाएं बोलने की क्षमता होती है उनका आईक्यू अच्छा होता है, क्योंकि दो भाषाएं जो है शब्दों, एक तो वोकैब बढ़ाता है, उसके बाद शब्दों के जो है क्या बोलते हैं कि शब्दों को एक दूसरे के कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ पे यूज करना है, इसको करना सिखाता है। तो इसलिए बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में देखनी चाहिए और क्लास में इसको प्रमोट करना चाहिए। हर बच्चे को एटलीस्ट कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे वो हिंदी और क्या बोलते हैं इंग्लिश का ज्ञान कर सकता है या गुजराती इंग्लिश कर ले। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यही है कि निदान करना। और निदान कब करोगे? जब संबंधित कठिनाई के बारे में जानोगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित जो है कारणों की पहचान करना, फिर उसका निदान करना। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। व्याकरण शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त नहीं है? तो व्याकरण की पाठ्य चर्चा के स्तर अनुसार बनाना। तो देखिए जब व्याकरण पढ़ा रहे हो, सिलेबस पढ़ा रहे हो, तो स्तरानुसार मतलब उसका लेवल से कि भैया पहला स्टेप में ये, दूसरा स्टेप में ये, क्रम से बढ़ाना है, तो ये तो होना चाहिए। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा जो है संसर्ग विधि से देना चाहिए। और यहाँ पे छात्रों को नियम परिभाषा याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसको हमें ज़्यादा जो है महत्व नहीं देना है। बाकी सभी आंसर होंगे। 25 का आंसर हो गया सी। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मैंने जो आज के क्वेश्चंस दिए हैं वो जो पैसेज मिला है वो बिल्कुल नया है पैसेज, वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आपको बिल्कुल नए पैसेज मिलेंगे, डेली आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। आज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पेडागोजी के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पेपर 2 आधारित क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं। और इस बार का पेपर जबकि पूरा साल नहीं हुआ है तो इसलिए मैं चांसेस है कि आपके पेपर हार्ड होंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ वो एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आपको थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। धन्यवाद।